जय हिंद साथियों, एक बार फिर से आपको मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। साथियों, जैसा कि हमने आपको पहले ही कहा था कि फिर से हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में अगले दिन। तो कल हम लोग जहां तक खत्म किए थे उससे आगे हम लोग बढ़ते हैं। कल हम लोग इस सवाल पर चर्चा कर रहे थे जो इस प्रकार से था, 11 या 45, 43, 39, 35 ... का कौन सा पद इस एपी का पहला ऋणात्मक संख्या होगा। सवाल क्या है दोस्तों, कल हम इस पर चर्चा किए थे। सवाल यह है कि एपी है 47, 43, 39, 35 ... का कौन सा पद इस एपी का पहला ऋणात्मक संख्या होगा। वह पद ज्ञात करना है हमको, वह पद ज्ञात करना है जो सबसे पहले ऋणात्मक आ जाए। तो देखिए, कल हम लोग एक छोटा सा एग्जांपल से बता रहे थे कि मान लेते कि मेरे पास कोई संख्या 11 है, उसके बाद मान लेते हैं कि 6 है, उसके बाद क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा माइनस का। तो हमसे पूछेगा कि एक स्टेप और लिख दे, तो यहाँ पर मान लेते हैं कि लिखा हुआ है 16। अब देखिए, तो 16 से 15 हो गया, 15 से क्या हो गया 6, 6 से क्या हो गया 1, अर्थात -5 हो रहा है। सब में से क्या हो रहा है -5 हो रहा है, तो यह 4 आ गया। तो यह कैमा पद है, तो काउंट करेंगे तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। तो यह पांचवा पद है। यह कैमा पद है, पांचवा पद। पांचवा पद हमसे एग्जाम में पूछेगा कि 16, 11, 6 ... एपी का कौन सा पद, कौन सा पहला पद ऋणात्मक संख्या होगा। तो हम कहेंगे पांचवा पद। कौन सा पद, पांचवा पद। देखिए, इसको बनाएंगे कैसे, क्या ऐसे लिख कर बनाएंगे। इसके लिए तरीका क्या है दोस्तों, देखिए, हम सबसे पहले इस टर्म को हमको नहीं पता है तो हम मान लेते हैं कि कोई ना कोई इसका पद जो है वह 0 आ जाए, या 0 से क्या हो छोटा हो, 0 हो या जस्ट उसके बाद वाला कोई छोटा संख्या हो। हम क्या मान लेते हैं कि इस एपी का कोई पद जो है, कोई पद जो है वह 0 हो या जस्ट उसके बाद वाला कोई संख्या क्या हो, उसके बाद वाला कोई संख्या क्या हो, संख्या ही हमको लिखना है। अर्थात हमको इस एपी में, तो सबसे पहले हम लिखेंगे एपी बराबर क्या दिया हुआ है दोस्तों। इसको हल करने का क्या तरीका है, हल करने का तरीका है, हल कैसे करेंगे, तो हल करने का तरीका है, सबसे पहले एपी लिख लीजिए। एपी क्या लिखा हुआ है, एपी लिखा है 47, 43, 39 और 35 ... अगर हम यहाँ से बात करें तो ए कितना हो जाएगा, ए आपका 47 हो जाएगा। डी अगर निकाले तो कितना हो जाएगा 43 और -47, अर्थात यहाँ से निकालेंगे तो माइनस का 4 हो जाएगा, माइनस का क्या हो जाएगा 4। अब हमको पूछ रहा है कौन सा पद, अगर हमसे क्या पूछता कि कौन सा पद 0 होगा, कौन सा पद 0 होगा, तो कौन सा पद 0 होगा, ठीक है, कौन सा पद 0 होगा, तो हम कहते कि यह संख्या Tn बराबर मान लेते। क्या मान लेते इसको, Tn बराबर मान लेते। लेकिन हमको इसके जस्ट बाद वाला संख्या हमको लिखना है। क्या लिखना है, जस्ट बाद, क्योंकि 0 तो ऋणात्मक है, इसके बाद कोई ऐसी संख्या जो माइनस में आ जाए तो हम क्या मानेंगे, Tn बराबर क्या मानेंगे, Tn बराबर लेस देन क्या हो जाएगा, 0। Tn जो होगा वह 0 से छोटा होगा। Tn बराबर क्या होगा, 0 से छोटा होगा। हमको दिया Tn क्या 0 से चाहिए, तो Tn बराबर हम कई दिन से कह रहे हैं कि इसको हम क्या लिखेंगे,
सबसे पहले इसका फॉर्मूला लिख देंगे ए और प्लस n-1 डी और लेस देन 0। यह जो होना चाहिए 0 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। अब देखिए ए का मान, देखिए ए का मान तो क्या हो जाएगा 47 प्लस n-1 इंटू डी का मान, डी का मान कितना हो जाएगा आइएगा तो -4, ठीक है। अच्छा एक मिनट, अगर हम इसको बराबर कर ले, क्या कर ले, बराबर कर ले, ठीक है, इसको हम क्या कर ले बराबर, थोड़ा सा समझिएगा। अगर यह बराबर कर ले तो जो 0 होगा उसी के बाद वाला 0 होगा, उसी के बाद वाला टर्म जो होगा वह क्या होगा, उसी के बाद वाला टर्म जो है वह ऋणात्मक संख्या होगा। जैसे अगर 16वां पद 0 होगा तो उसके बाद वाला या 16 सहित 1/, यानी कि 16 तक तो धनात्मक संख्या, लेकिन 16.5 आता, या हम ऐसे लिखते हैं 1/3, यानी कि 16 के बाद अगर कोई पद होता 1/3 तो वह 0 आता, लेकिन नहीं आया, इसका मतलब अगला टर्म जो 17वां टर्म होगा वह एक ऋणात्मक संख्या होगा, वह एक ऋणात्मक संख्या होगा। इस बात को हमको समझना है। तो सबसे पहले अगर इतना है तो हम 0 मानकर अगर इसको बनाए तो यह क्या हो जाएगा 47 प्लस में तो उधर जाएगा तो माइनस में, तो माइनस, देखिए -4 इंटू n-1, आप इस टर्म को ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब बराबर में उस साइड जाएगा तो -47, क्या हो जाएगा -47, और इस माइनस से माइनस इसको हटा दीजिए तो n-1 बराबर क्या हो जाएगा 47/4, क्योंकि यह गुना में है, प्लस में मत समझ, यह इसके गुना में है तो इधर जाएगा तो भाग में, तो n-1 बराबर क्या हो जाएगा, पूरे रहता तो 12 चौक 48 हो जाता, लेकिन 11 चौक 44, 3 सहित 4। अब यह एक उधर जाएगा तो n बराबर क्या हो जाएगा 11 सहित 3/4 और प्लस 1, यानी कि n बराबर हो जाएगा 12 सहित 3/4, यानी कि 12 पद तक तो यह धनात्मक संख्या होगा, 12 पद तक तो यह धनात्मक संख्या होगा, लेकिन 12वां के बाद जो पद होगा वह एक क्या हो जाएगा ऋणात्मक संख्या हो जाएगा। 12वां के बाद जो संख्या होगा वह उसका क्या हो जाएगा ऋणात्मक संख्या हो जाएगा। जैसे हम अपने यहाँ पर लिख कर दिखाते हैं कि यह क्या है, जैसे हम इसको पूरे अगर लिखे तो देखिएगा 47, 43, 39, 35, उसके बाद क्या आ जाएगा 4 घटा देंगे तो 31, फिर 4 घटा देंगे तो 27, 23, यहाँ पर आ जाएगा आप 19, 15, 11, यहाँ पर आ जाएगा 7, यहाँ पर आ जाएगा 3 और यहाँ पर आ जाएगा -1। देखिए चार घटाएंगे तो -1। अब बताइए यह करना है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां और 13वां। अभी हम निकाले थे तो क्या आया था n बराबर आया था हमको, n बराबर आया था n बराबर 12 सहित 3/4, 12 सहित 3/4। तो 12 पद तक जो होगा वह पॉजिटिव होगा, 12 पद तक जो होगा यहाँ तक जो है यह 12वां पद है, इस एपी का 12वां पद एक धनात्मक संख्या है। तो 12 यहाँ पर जो पूर्णांक लिखाएगा, जो पूर्णांक लिखाएगा वह एक क्या होगा, वह एक धनात्मक संख्या होगा, लेकिन जस्ट इसके बाद जो संख्या होगा वह एक ऋणात्मक संख्या होगा। अर्थात 12 के बाद क्या आता है तो 13वां लिखेंगे, तिथि 12 सहित 3/4, अर्थात 12वां पद वह एक धनात्मक संख्या होगी, जबकि 13वां पद उसका एक ऋणात्मक संख्या होगा, जबकि 13वां पद उसका क्या होगा ऋणात्मक संख्या होगा। फिर से समझिएगा क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन यह है एपी दिया हुआ 47, 43, 39, 37 ... का कौन सा पद पहला ऋणात्मक संख्या होगा, पहला ऋणात्मक संख्या कौन सा होगा, तो हम कहेंगे n बराबर 12, n बराबर क्या मानेंगे बाबू, n बराबर 0 मान लेंगे, लिखेंगे ऐसे लिखेंगे
माना कि उस एपी का एनवा पद 0 है, उस एपी का एनवा पद क्या है 0 है। तो एनवा पद जब निकालेंगे तो 12 सहित 3/4 आएगा, तो लिखेंगे चूंकि 12 पद तक वह एक धनात्मक संख्या होगा और 12 के बाद वाला पद एक ऋणात्मक संख्या होगा, अतः 13वां पद उसका एक ऋणात्मक संख्या होगा, अतः 13 उसका एक ऋणात्मक संख्या होगा। और कौन सा ऋणात्मक? तो पहला ऋणात्मक। अब एग्जाम में यह भी पूछ देगा कि वह ऋणात्मक संख्या कौन होगा, वह ऋणात्मक संख्या कौन होगा। सबसे पहले पूछेगा कि यह इस एपी का कौन सा पद पहला ऋणात्मक संख्या होगा। ठीक है, इस एपी का कौन सा पद पहला ऋणात्मक संख्या होगा। तो 13वां आ गया आंसर, क्या आ गया 13वां पद। और वह संख्या क्या होगा, तो हम T13 निकालेंगे। क्या निकालेंगे? T13। और T13 बराबर क्या हो जाएगा? A + 12D। ए का मान कितना दिया हुआ है 47 प्लस 12 इंटू डी का मान क्या हो जाएगा 4, अर्थात 47 प्लस 12 तो कितना हो जाएगा 48, माइनस में हो जाएगा, अर्थात देख लीजिए यह क्या हो जाएगा, बता दीजिए, -1। तो वह कौन सा पद होगा? -1। अभी हम आप लोगों को समझाते हैं कि इसमें एग्जाम में और क्या पूछ सकता है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, एक चीज को सीखिए तो उस पर हम क्या कर रहे हैं कि आप सोचिए कि इस पर और क्या पूछ सकता है। हमसे यह पूछा कि एपी का 13वां पद जो है वह ऋणात्मक संख्या हो गया, तो यह भी पूछ दिया कि वह ऋणात्मक संख्या कौन होगा, तो वह हो गया -1। पूछता है यह ऑब्जेक्टिव में यह सवाल पूछता है, कहिएगा सर अगर यह सवाल ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा तो इसको हम कैसे बनाएंगे, क्या इसे ही बनाएंगे? तब तक तो 3 मिनट 4 मिनट खत्म हो जाएगा। हम कहेंगे हाँ, अगर आप ऐसे बनाइएगा तो आपका 3-4 मिनट खत्म हो जाएगा, बाद में पता चलेगा कि 1 नंबर के चक्कर में 5 नंबर का क्वेश्चन छूट गया। इसका मतलब इस सवाल नहीं, हम क्या बता रहे हैं कि सभी सवाल को समझने के बाद अब उस पर देखिए, किसी सवाल को आप बार बार बनाइएगा तो एक समझ विकसित होगा, और उसी समझ को हमको विकसित करना है। कि यहाँ पर देखिए यह क्या है 47, इसका मतलब ऋणात्मक होने के लिए बाबू इसको क्या होना चाहिए, कम से कम 48 होना चाहिए, कम से कम क्या होना चाहिए मतलब कि इसमें से हमको घटाना है, कोई संख्या घट रहा है, क्या कर रहा है घट रहा है, तो कितना घटाएंगे कि यह संख्या माइनस में चला जाएगा, बताइए। क्या सभी लोगों को आवाज जा रहा है? जी एक बार और बोलिए तो। हम कहे कि यह एक एपी है 47, 43, 39, 35, ठीक है, इसको हम घटाकर इसमें से क्या घटा देंगे कि यह एक, क्योंकि घटते जा रहा है, जब घटते जा रहा है तो इसमें से क्या घटाएंगे कि यह एक ऋणात्मक संख्या आ जाएगा। तो कम से 47 घटाएंगे तो 0 आ जाएगा, 47 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 0। 48 घटाएंगे तो कम से कम कितना घटाना, 48 कम से कम कितना घटाना पड़ेगा 48। तभी तो ऋणात्मक संख्या आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। अब इसके डी से हमको भाग कर देना है, डी कितना है बाबू 4 है, तो 48/4 अर्थात 12 गो। इसके बाद हमको कै गो टर्म लिखना पड़ेगा 12 गो टर्म, तब जाके वह ऋणात्मक होगा, अर्थात पूरा मिला के कै गो हो जाएगा 13 गो। अब देखिए दूसरा सवाल कराएंगे तो आपको जस्ट समझ में आ जाएगा कि ऑब्जेक्टिव में पूछा। हाँ हेलो, 4 कहाँ से लिखते नहीं समझ में आया, -4 समझ में आया, हम एक बार फिर से समझाते हैं आपको। देखिए हम यहाँ पर लिखते हैं 13, यहाँ पर लिखते हैं 8, यहाँ पर लिखते हैं 3 और यहाँ पर लिखते हैं 3 में 2, ठीक। अब यह बताइए इसका अंतर देख लीजिए, कितना का अंतर है
एपी है तो कितना का अंतर है, डी कितना है, डी यहाँ पर डी कितना है, 8 माइनस 13 अर्थात माइनस का 5 कितना है बाबू, माइनस का 5। तो माइनस को छोड़ दीजिए, माइनस को अभी छोड़िए, प्लस पे। अब इस 13 में से हम क्या घटाएंगे, इस 13 में से क्या घटाएंगे कि यह संख्या माइनस में घट रहा है ना, तो एक बार 5 घटेगा, फिर 10 घटेगा, फिर 15 घटेगा, फिर 20 घटेगा, फिर 25 घटेगा, इसी प्रकार से ना घटेगा। पहला टर्म लिखेंगे तो 5 घट गया, दूसर का टर्म में 10 घट गया, तीसर का टर्म में 15 घट गया। थोड़ा सा समझिए और बड़ा लिखते हैं, जैसे में हम लिख दिए 23, यह लिख दिए 23 के बाद 18, 18 के बाद 13, 13 के बाद डॉट डॉट डॉट। अब यहाँ पर हमको ऋणात्मक आ रहा है, यहाँ पर माइनस में कोई संख्या आ रहा है, ठीक है। तो पहला बार में अगर हम देखें इसमें से तो 5 घटा, यहाँ पर देखें तो 10 घटे, अब कितना घटेगा 15, इसमें से 15 घट के यहाँ पर लिखा जाएगा, या इसमें से 5 घट के लिखा जाएगा, तो हम कहेंगे कि यहाँ पर 8 लिखाएगा। इसके बाद क्या लिखा जाएगा, तो हम कहेंगे कि इसमें से 20 घट जाएगा, अर्थात यहाँ पर 3 लिखाएगा। तो 5-5 ज्यादा घटते जा रहा है। पहिलका टर्म में 5 घटा, दूसरका टर्म में 10, तीसरका में 15, चौथा में 20। तो यह कितना घटेगा, डी पर निर्भर करता है, कितना पर, किस पर निर्भर करता है, डी पर। लेकिन हमको इसको करना है तो कम से कम हम इसको 24 घटाएंगे क्या, लेकिन 24 क्या इस एपी का पद है, मतलब 24 क्या डी से विभाजित है, यानी कि 5 से विभाजित है, नहीं। तो हम क्या कहेंगे कि 25 है, क्या है, 25 है। तो इस 25 को घटा देंगे, अगर 5 से भाग कर दे, 25 को 5 से भाग कर दे तो कितना आ जाएगा, 5। तो इधर 5 बार घटाना पड़ेगा, तो 5 गो ई हो गया, एगो ई हो गया, अर्थात 6। कितना हो गया, 6 हो गया। तो छठा पद यानी कि 23 से शुरू करे, 23, 18, 13, 8, 3 माइनस 2। देखिए छठा पद, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। छठा इसका क्या हो जाएगा, ऋणात्मक संख्या हो जाएगा। अब देखिए आप पढ़े होइएगा, कहीं भी पढ़े होइएगा एपी, लेकिन ऐसे समझ कर नहीं पढ़े होइएगा, आपको दिक्कत होता होगा निकालने में। लेकिन अब समझ लीजिए, हम क्या कोई भी सवाल देंगे आप जस्ट बता दीजिएगा। जैसे में हम लिख दिए 64, 64 में से 9 जाएगा तो बता दो, 64 में से 9 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 64। ठीक है, अब या समझ लीजिए इसको हम 60 लिख देते हैं, ठीक है। इसमें से 9 हटेगा तो 51, इसमें से 9 हटेगा तो 42, इसमें से 9 हटेगा तो कहेगा कि कौन सा पद जो है माइनस में आ जाएगा, ठीक है, कौन सा पद माइनस में आ जाएगा। तो देखिएगा यहाँ पर 9 घटा, लेकिन यहाँ पर 18 घटा, यहाँ पर अगर आप टर्म लिखेंगे तो 27 घटेगा, इसी प्रकार से घटते चला जाएगा। तो हम इसमें से कितना घटाएंगे कि माइनस में आ जाएगा, बताओ। 60 से बड़ा संख्या, तो 60 से बड़ा संख्या लेंगे ना, तो 60 से बड़ा संख्या 9 के टेबल में कौन है, सात से बड़ा संख्या 9 के टेबल में कौन है, 61 है। 9 के पहाड़ा में अगर हम देखें तो सबसे 60 के बाद वाला संख्या क्या है, 63। 60 के बाद वाला संख्या क्या है, 63। 63 तो माइनस का 3 आ जाएगा, यहाँ पर माइनस का 3 हो जाएगा। इसका मतलब 7 गो पद इधर है, एगो पद इधर है, तो 7 एक 8 गो पद हो जाएगा। और वह संख्या कौन सा होगा, तो माइनस का 3 होगा। कितना होगा, माइनस का 3 होगा। आप किसी भी संख्या को आप जस्ट लिख सकते हैं, बहुत आसान हो गया। जैसे में उससे पहले का सवाल था 47, 43, 39 डॉट 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 का कौन सा पद ऋणात्मक होगा और वह पद क्या होगा, कौन सा पद ऋणात्मक होगा। और देखिए तो कितना का डी है, डी बराबर कितना है, 4। तो 4 के टेबल में जस्ट इससे वर्गा कौन है, तो 12 तो 48, 48 घटा देंगे तो माइनस 1 आ जाएगा, 48 घटा देंगे तो माइनस 1 आ जाएगा। और
क्योंकि 12 4 से भाग किया तो 12 यह आ गया और एक खुद यह है, यानी कि टोटल यह 13वां पद हो गया। यह कौन सा पद हो गया? 13वां पद हो। तो इस प्रकार के सवाल को ऑब्जेक्टिव में भी बनाया जा सकता है, या इसको उल्टा कर दे। इसको क्या कर दे? उल्टा कर दे। कैसे? अब देखिए, इसको उल्टा कर देगा, लिखेगा कि -32, ठीक है, -27, -22 डॉट 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 का कौन सा पद पहला धनात्मक संख्या होगा? पहला धनात्मक संख्या होगा। पहला धनात्मक संख्या होगा, और वह संख्या क्या होगा? वह संख्या क्या होगा? वह संख्या क्या होगा? देखिए, क्योंकि अब बढ़ रहा है, अब क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो अंतर यहाँ से -27 और -32 करेंगे डी निकालने के लिए, तो कितना आ जाएगा? +5, +5 के टेबल में जस्ट इससे बड़का संख्या देखना है। 5 के टेबल में इससे जस्ट बड़का संख्या कौन है? 5 7 35 35, अर्थात इसमें हम 35 जोड़ देंगे। कितना जोड़ देंगे? 35। तो 32, मतलब कि यहाँ पर -32 है, यहाँ पर 35, तो 35 से 32 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा? अर्थात वह संख्या क्या होगा? वह संख्या क्या होगा? वह संख्या होगा 3। जमा होगा तो 7 × 5 = 35, तो 7 गो इधर और एगो खुद, 7 गो इधर और एगो खुद, कै गो हो गया? 8। इसका आंसर क्या होगा? कैमा पद? तो 8वां पद। कैमा पद? तो 8वां पद। वह संख्या क्या होगा? 3 धनात्मक वह संख्या होगा +3। वह संख्या क्या होगा? +3। क्या है? क्वेश्चन है कि -32, -27, -22 का कौन सा पद जो है पहला धनात्मक संख्या होगा, और वह संख्या क्या होगा? ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया, हम इसको जस्ट बना सकते हैं, और सब्जेक्टिव में तो कैसे बनाना है आप लोगों को हमने बताया। तो पहला इस सवाल में अब आपको फंसना नहीं चाहिए। आप जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम दीजिएगा, ITI, पॉलिटेक्निक या किसी बड़े यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए, जैसे में BHU हो गया, यूनिवर्सिटी में हो गया, तो आपको इस प्रकार के सवाल पूछा जाता है मैथ से, तो आप इसको कंप्लीट करके रखिएगा। एक सूचना और, जब आप लोगों की मैट्रिक का एग्जाम हो जाएगा तो पॉलिटेक्निक और ITI के लिए, ठीक है, जब एग्जाम खत्म होगा, एग्जाम 23 को खत्म हो रहा है जी, हाँ, तो 25 तारीख से, ठीक है, 25 तारीख से ITI और पॉलिटेक्निक का 25 फरवरी से, ठीक है, अभी तो समय भी है, अभी इसका टेंशन नहीं लो। जो भी लोग इसके बाद ITI और पॉलिटेक्निक का तैयारी करना चाहता है, इसके बारे में हम लोग और चर्चा करेंगे कि क्यों जरूरी है, कहाँ तक ITI और पॉलिटेक्निक करना जरूरी है, हम समझाएंगे। चलिए, दूसरे प्रकार का एक सवाल हम दिए थे। दूसरा प्रकार का सवाल, यदि किसी AP का 16वां पद, यदि किसी AP का 16वां पद उसके 10वें पद से ये सवाल बनाया के ग्रुप पे डाले थे सर। हाँ, तो समझ लीजिए कैसे सही हम है या गलत? हाँ, सही है, सही। 16वां, एक बार देख लीजिए, 16वां पद उसके 10वें पद से, ठीक है, मान लेते हैं कि कह देगा कि 60 अधिक है, 36 अधिक है, 36 अधिक, कितना अधिक है? 36 अधिक है, तो वह AP लिखना था, AP लिखना। इसमें कुछ नहीं करना, इसमें आपको कुछ नहीं करना, दोनों लिख देना है। देखिए, इस सवाल को बनाने का क्या तरीका है, हल। 16वां पद को किसी से सूचित करेंगे? T16 से, और 10वां पद को किसी से सूचित करेंगे? T10 से। देखिए, करा 16वां पद उसके 10वें पद से 36 अधिक है, किससे ज्यादा है? इससे ज्यादा है, तो इसी में जोड़ना पड़ेगा, तब दोनों जाके क्या होगा? बराबर होगा। अगर मेरे पास 100 रुपया है और मेरे भाई के पास हमसे 100 रुपया अधिक है, अर्थात उसके पास 200 रुपया है, तो इसको, इस दोनों को बराबर करना, तो इसमें 100 क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा।
मान लेते हैं कि तुम्हारे उम्र से मेरा उम्र 10 वर्ष अधिक है, यानी कि तुम्हारा 15 है, मेरा 25 है। हम कहें कि पीयूष का उम्र, मतलब कि कहेंगे कि हमारा उम्र पीयूष के उम्र से 10 वर्ष ज्यादा है, लेकिन हमको बीच में 10 बराबर करना है। हम क्या करना पड़ेगा, पीयूष की उम्र में 10 क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, तब जाके हम दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर। तो यहाँ भी कह रहा है कि यही मेरे लिखने आना चाहिए, ये लिख लिए, काम खत्म। 16वां पद 10वें पद से 36 अधिक है, तो 16वां पद किससे, तो 10वां पद से कितना अधिक है, तो 36 अधिक। हो गया कहानी। अब इसको हम लिख सकते हैं a + 15d, और इसको लिख सकते हैं a + 9d और प्लस 36। देखिए यह a इधर आएगा तो माइनस में, तो यह कैंसिल, और यह इधर जुट जाएगा, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो 15d में से 9d चला जाएगा, अर्थात 36। इसको घटा देंगे तो 6d बराबर 36, तो d बराबर कितना आ गया, 6। d बराबर कितना आ गया, 6। अब एपी निकालना है, तो चूंकि एपी निकालना है, अब उसमें हमको दिया रहेगा कि प्रथम पद जो है वह 16 है या 20 है या कुछ भी दे दे। मान लेते हैं कि 20 दे दे, 25 दे दे, यहाँ से कोई फर्क नहीं है। तो हम एपी शुरुआत करेंगे कितना से, 25 से, और उसमें 6 जोड़ते चले जाएंगे। आपका एपी ज्ञात हो गया। क्या ज्ञात हो गया, एपी ज्ञात हो गया। चलिए यह सवाल भी आप लोगों को समझ में पूरी तरह से आया होगा। चलिए आप लोग बताइए, एनसीईआरटी का कोई सवाल एक्सरसाइज 1 और 15.1 और 15.2 में कोई दिक्कत है? बीटीसी में 15.1 और 15.2 में किसी को कोई दिक्कत है? 15 5 पॉइंट के 2 1 का 2 5.1 का 2 क्या है सवाल? बोले करा किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष का एक भाग निकाला देता है, निकाल देता है। हाँ। बस उसके ऊपर क्या है कि यह में है कि नहीं? एक बार और सुन लीजिए। एक बेलन में हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप कह रहा है कि एक बेलन में उपस्थित हवा की जो भी मात्रा है, ठीक ना, उपस्थित हवा की मात्रा में से एक पंप यह काम करता है, उसके बचे हुए भाग में से 1/4 भाग क्या कर लेता है, निकाल देता है। 1/4 भाग निकाल देता है। तो पूछ रहा है कि क्या इस प्रकार से जब संख्या आएगा तो क्या वह एपी में होगा, यही पूछ रहा है। थोड़ा सा समझिएगा जी। अगर मान लेते हैं कि उसमें 60 लीटर पहले 60 लीटर हवा, ठीक है, तो 1/4 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा बाबू, 15। कितना आ जाएगा, 15। तो पहली बार में तो 15 घट गया, अब बचेगा कितना, 45। अब 45 का 1/4 निकालेंगे तो क्या आ जाएगा बाबू, बता दो। मतलब 15 से कम ही तो आएगा। किससे आएगा कम, 15 से कम आएगा। फिर उसका 1/4 निकाले, फिर उसका 1/4 निकाले, तो अलग अलग स्थिति में अलग अलग संख्या आएगा। हाँ, तो यह एपी में नहीं होगा, ठीक है। तो 15.1 सॉरी 5.1 और 5.2 में किसी को और कोई दिक्कत हो तो कल चर्चा कर लेना, और उसके बाद हम लोग कल 5.3 यानी कि एपी के एन पदों का योग पढ़ेंगे। एपी का एन पदों का योग पढ़ेंगे, और उसके साथ खत्म करते हुए जो भी क्वेश्चन बैंक में पूछा गया है, पिछले सालों में जो भी क्वेश्चन आया है, उस पर हम लोग चर्चा करके एक टेस्ट होगा आप लोगों के पास, और उस टेस्ट में आप लोग भाग लीजिएगा और एपी खत्म हो जाएगा। ज्यादा समय नहीं लेंगे क्योंकि फिर से, और एपी के बाद हम लोग पढ़ेंगे नियामक ज्यामिति। क्या पढ़ेंगे, नियामक ज्यामिति। बहुत ही आसान सा चित्र है, लेकिन यहाँ से हर बार आपको सवाल आएगा ही आएगा, बहुत सवाल आता है। तो 5.3 कल पढ़ेंगे। तो आप लोग एक बार एसएन वाला फॉर्मूला देख लीजिएगा। एसएन का जो फॉर्मूला होता है
एस एन बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 d। कहाँ से आता है इस पर हम लोग चर्चा करेंगे और इस पर पूछने वाले सवाल के साथ सुनिए ना, मेरा प्रॉब्लम है सर, एक दो और क्वेश्चन प्रॉब्लम है, हाँ, एक दो क्वेश्चन बताइए एक है 4 कह रहा है खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्रण, क्या खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्रण जबकि 1000 रुपया राशि, 10,000 रुपया राशि, हाँ 10,000 रुपया राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रीय ब्याज पर जमा की जाती है। हाँ, चक्रीय ब्याज की दर। तो यह एपी में है कि नहीं है, वही ना पूछ रहा है। देखिए जी हाँ, चक्रवृद्धि ब्याज जो होता है ना, चक्रवृद्धि ब्याज 8वां में पढ़े होइएगा। अगर 8वां में पढ़े होइएगा तो चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब ही होता है फिर ब्याज पर ब्याज। जैसे में देखिए 1000 रुपया है ना, तो पहला साल 10,000 निकालेंगे तो 80 रुपया बढ़ेगा। 10,000 है सर, 10,000 है हो जाएगा, ठीक है। दूसरा साल क्या होगा, इस पर 800 तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, अब प्लस इसका भी क्या बढ़ जाएगा, 10%, मतलब इसका भी बढ़ जाएगा। यानी कि पहला साल 800 बढ़ा और दूसरा साल कितना बढ़ गया, 864। जबकि ये भी नहीं के लिए पहले अगर 800 बढ़ा है तो अगला साल का मिश्रधन कितना हो जाएगा, 10,800। और उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद होना चाहिए था 10,1600, 1600 यानी कि 11,600, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा, 11,800, 1664 हो जाएगा, मतलब यह एपी में नहीं होगा। हाँ, तो पहले 800 बढ़ा, अब 800 से ज्यादा बढ़ गया, फिर आगे निकालेंगे तो और बढ़ जाएगा, तो वह एपी में नहीं होगा। एपी में होने के लिए हाँ यही कहता कि साधारण ब्याज पर, तो साधारण ब्याज का बाबू सिंपल फंडा क्या है कि वह एक बार ही बढ़ता है, हर साल उतना ही बढ़ता है। 10,000 है तो उसका 8% हर साल बढ़ेगा, तो पहला साल 800 बढ़ेगा, फिर अगला साल 800 बढ़ेगा, फिर अगला साल 800 बढ़ेगा, फिर अगला साल 800। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में उल्टा हो जाता है, पहला साल 800 बढ़ेगा, उसके बाद इस ब्याज पर भी ब्याज देना पड़ता है तो 864 बढ़ जाएगा। अब उसके बाद इस ब्याज पर, इस ब्याज पर, इस ब्याज पर, मतलब कि ब्याज पर भी ब्याज जोड़ना पड़ता है। तो यहाँ पर अलग अलग आएगा, यहाँ पर सेम आएगा। तो साधारण ब्याज चक्र एपी में होगा और यह एपी में नहीं होगा। चक्रवृद्धि ब्याज एपी में नहीं होगा और साधारण ब्याज का मिश्रधन एपी में होगा। एक और प्रश्न है अगला चैप्टर से, यदि किसी एपी का तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 हो तो इसका शून्य पद होगा। तीसरा पद 4 और 7वां पद 9वां पद -8 तो शून्य पद होगा इस एपी का, इसका शून्य पद होगा, मतलब कि इसमें कौन सा पद शून्य होगा। तो कोई बात नहीं है, इसको हम क्या लिख सकते हैं बाबू, a+2d बराबर 4, और इसको क्या लिख सकते हैं, a+8g -8। ठीक है, इसको देखिए, इसको हम लिख सकते हैं a+2d बराबर लिख सकते हैं 4, और इसको क्या लिख सकते हैं, a+8 बराबर -8। अब दोनों को घटा दीजिए, माइनस माइनस, इससे कैंसिल हो जाएगा। हाँ हेलो, जैसे ऊपर लिखते हैं समीकरण फर्स्ट एवं सेकेंड में, यदि हमें जोड़ना रहता है तो घटाने को लिखते हैं, यदि घटाना रहेगा तो जोड़ने के लिखेंगे। नहीं बाबू, ऐसा नहीं है, हमको यहाँ पर ध्यान देखना है। हम लोग पढ़ेंगे 2-4 वाले रैखिक समीकरण, हमको काटना किसको है, हमको ए को काटना है। तो देखिए, तो दोनों में चिन्ह सेम है कि अलग अलग है, सेम है, बताइए। सेम है तो सेम रहेगा तो घटाओ, सेम रहेगा तो घटाओ, अलग अलग रहेगा प्लस, अलग अलग रहेगा तो प्लस। जैसे में यहाँ पर माइनस रहता, यहाँ पर प्लस रहता, तब हम लिखते समीकरण फर्स्ट और जोड़ सेकेंड से। इसको जोड़ेंगे तो एक दूसरे से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक ना। यहाँ पर अलग अलग है, तो घटाएंगे तभी तो कैंसिल होगा, तो घटा दिए, इसको भी घटा दिए। और यहाँ पर देखिए माइनस है, तो घटा तो है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस।
अभी से ये कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस बराबर माइनस से सर माइनस से होगा। हाँ -6d बराबर हो जाएगा प्लस का 12। तो d बराबर क्या हो जाएगा -2। अब देखिए -2 है, ठीक है। तो यहाँ से हम ये निकाल सकते हैं, P3 बराबर दिया हुआ है, P3 बराबर कितना दिया हुआ है, P3 बराबर 4 तो a अब प्लस 2 आगुने -2 बराबर 4। तो a बराबर ये तो माइनस है, 2 में माइनस से गुना होगा तो -4 अब प्लस यहाँ पर a बराबर क्या हो जाएगा, 4 इधर जाएगा तो 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 8। तो a बराबर हो गया 8, ठीक है। अब हमको tn इसको मान लेंगे, 0 कह रहा है ना, इसको क्या मान लेंगे tn। तो a प्लस n-1 इंटू डी बराबर 0। ए का मान कितना निकाले 8 और प्लस n तो हमको निकालना ही है, डी का मान कितना है -2 बराबर 0। वो 8 उस साइड जाएगा तो -8 हो जाएगा। तो n-1 और -2 बराबर कितना है 8, -8 से माइनस ये कट जाएगा, इससे इसको कर देंगे 4। तो n बराबर क्या हो जाएगा 4 + 1 यानी इसका पांचवा पद जो होगा वह क्या होगा 0 होगा। पांचवा पद क्या होगा 0 होगा। 8 से स्टार्ट होगा, 8 6 4 2 0 -2 -4 -6 -8। देख लीजिए आपका फुलफिल कर रहा है ना। तीसरा पद 4 है, नौवा पद -8 है और पांचवा पद 0 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आ गया ना। तो यही है समीकरण, समीकरण यहाँ से आना चाहिए। बाकी बात सॉल्व कीजिए, जो दिया हुआ है उसके बगल में उसका फॉर्मूला, जो दिया हुआ है उसके बगल में उसका फॉर्मूला, दोनों और मान रख दिए। हम इसमें से एक हटा देंगे और वैसे भी हम फॉर्मूला बता चुके डी निकालने का। बाबू डी निकालने का हम ऑब्जेक्टिव में बता चुके हैं कि इसका अगर हमको डी निकालना है तो क्या करेंगे बाबू बता दीजिए। इसका डी निकालना है, हम क्या बताते डी बराबर मानों का अंतर। तो बड़का मान यानी कि T9 के मान जो होगा -8 और -4 और बटा दोनों पदों में कितना का अंतर है 6 का अंतर है। तो -6 यानी कि 2 -2 आ गया कि नहीं आ गया जी। -4 लिए कहाँ से। अरे डी बराबर कल फॉर्मूला लिखाए थे, इससे पहले आप लोग नहीं तो पिछला वीडियो देखिए। डी बराबर क्या बताए थे, अंतिम पद और माइनस प्रथम पद, या यह बताए थे कि बड़ा पद बड़ा वाला पद का मान और माइनस छोटा वाला पद का मान अब बटा दोनों पदों का अंतर। सिंपल यह समझ लो कि दोनों को घटा देना है। बड़का कौन है T9, छोटा कौन है T3। इससे हमको मतलब नहीं है ये बड़का है कि छोटा, उससे मतलब नहीं। T9 और T3 में कौन बड़ा है T9। तो T9 का मान लिखेंगे तो कितना आएगा -8, उसमें से घटाना कितना है 4, तो 4 घटा बटा इस दोनों में कितना का अंतर है 6 तो 6 लिख देंगे। -8 -4 -12/6 काट देंगे तो -2। डी ऐसे भी निकाल सकते, इतना कोई लफड़ा करने की जरूरत नहीं, ठीक है। तो आज के लिए हाँ और है तो बताइए। हाँ 1-2 क्वेश्चन और है, एकदम लग रहा है आसान फिर भी नहीं बना है। कह रहा है एपी दिया हुआ इनमें से कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक है। बस हो इसका सजा बता दीजिए। एपी बताइए 3 15 27 39 3 15 27 39 बस डॉट का कौन सा पद डी कितना हो जाएगा 12। ठीक है, ये तो ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा तभी बता सकते हो। अब कहता है इसका कैमा पद जो है उसके 54वें पद पद कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक है। तो 54वां पद यानी कि T54 से कितना ज्यादा 132।
हम मान लेते हैं कि वह पद क्या है, एनवा पद। वह कौन सा पद है? लिखेंगे माना कि एनवा पद, माना कि एनवा पद उसके 54वें पद से कितना है, 132 अधिक है। 32 ठीक ना? तो अब देखिए, जी जी। तो एनवा पद को हम लोग Pn से सूचित करते हैं। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं बताइए? ए प्लस 53 डी 53 डी प्लस 132 प्लस 132। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। या आएगा तो कंस पे डी वाला को इधर ले आओ, डी वाला को इधर ले आओ। ए माइनस 1 इंटू डी माइनस 53 डी बराबर 132। इस दोनों में से कॉमन ले लीजिएगा। इस दोनों में से क्या ले लीजिएगा? कॉमन। या 1 मिनट समझिए, इतना करने की जरूरत नहीं है। देखिए Tn उसके 54वें पद से कितना ज्यादा होना चाहिए? 132 होना चाहिए। अब यहाँ पर थोड़ा सा समझिए, कोई एपी है, मतलब कि ये 5 है और यह 11 है और यह, ठीक है, 6 जोड़ेंगे तो 17 और 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 23, फिर 6 जोड़ेंगे तो 29। अब देखिए कहेगा कि एपी 5, 11, 13 का कौन सा पद उसके तीसरे पद से 12 अधिक है? कितना अधिक बाबू? 12। इसका मतलब 12 अधिक है, तो फर्क किसका पड़ेगा? फर्क डी का ही ना पड़ेगा जी। एक बार 6 जुटेगा तो एक बार 6 जुटेगा, यानी कि 2 बार इससे दुइयों को पद में जो ज्यादा करना पड़ेगा। कितना ज्यादा करना पड़ेगा? 2 पद ज्यादा करना पड़ेगा। 2 पद ज्यादा करना पड़ेगा ना, तो 2 पद ज्यादा करना पड़ेगा। अब जब कहा कि तीसरे पद से 12 अधिक है, हमसे इसका कहता कि तीसरे पद से 18 अधिक है, तो तीसरे पद से 18 का अधिक है, इसका मतलब है कि यहाँ पर 35 होगा, तो इसमें 18 का अंतर हो जाएगा। कितना का अंतर हो जाएगा? 18 6 का डी है तो 6 से भाग कर देंगे, अर्थात 3। तो जो भी पद है उससे 3 पद अधिक हो जाएगा, तो ये तीसरा पद है 3 पर और ज्यादा, तो ये कितना पद हो जाएगा? 6 पद। कहेगा कि 24 अधिक, तो 24, इसका मतलब है कि इसमें हमको 24 में भाग कर देंगे कितना से? 6 से, उससे 4 अधिक तीसरा पद, यानी कि 37 हो जाएगा। तो हम इस प्रकार से देखिए, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो पूछो नहीं, जो भी अंतर होगा वह डी का ही तो अंतर होता है। 132 में 6 से भाग कर दिए हो जाएगा 6 दूना 12, 6 दूना 22। हाँ 22, तो 54 और 22 कितना हो जाएगा? मतलब 76। इसका क्या हो जाएगा? लेकिन बनाएंगे जैसे बना रहा है तो समझ गए, बन जाएगा। ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तब तो ऐसे बनाएंगे, लेकिन सब्जेक्टिव में पूछेगा तो यही बस Tn बराबर उसके 54, मतलब समझ गए, इसमें ए और डी के मान रखना, बस ए से कट जाएगा, डी इधर आएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, वो बन जाएगा 53 डी प्लस 132। अब देख लीजिए यहाँ पर डी का मान दिया हुआ है, यहाँ भी डी का मान रख दीजिएगा। 54 डी से पहले ए लिखाएगा। हमको इसको तो कुछ करना ही नहीं है, बस इसको, हाँ 6, इसको हमको क्या कर देना है? 12 से गुना कर देना, मतलब 12 है इसका ना, इसमें 12 से गुना करके इसको जोड़ देंगे, टोटल जो आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ए दिया ही हुआ है, डी दिया हुआ है, यहाँ पर ए छूट गया सर 53 से पहले। हाँ यहाँ पर छूट गया, कोई बात नहीं, चलिए। हाँ इस यहाँ भी ए प्लस कितना लिखा जाएगा? ए से ए कैंसिल हो गया। ठीक है जी। तो बच गया n माइनस 1 इंटू डी, ये हो गया 53 डी, 53 गुने 12 प्लस 132। तो देखिए यहाँ भी हम लिख सकते हैं n माइनस 1 इंटू 12 कॉमन ले सकते हैं, या गुना करके जोड़ भाग कर दीजिएगा, 12 कॉमन ले लीजिएगा तो ये हो जाएगा 53, आई हो जाएगा 12 से भाग किए थे अभी 22 आया था। कितना आया था? 22, सॉरी 54। सर वो बन जाएगा, मतलब इतना ही समझना था, छोड़िए ना। हम समझ, हाँ
ये हो जाएगा आपका, इसको कर दीजिएगा तो आपको हो जाएगा 75, कितना आ जाएगा 75, ये है 12, 12 से 12 कट जाएगा तो n+1 बराबर 75, तो n बराबर हो जाएगा 76। अभी निकाले, आप ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, तो जो सवाल अब नहीं बना है फिर एक बार प्रैक्टिस करके आइए, इतना सीखें। ठीक है, और उसके बाद हम लोग कल मतलब एपी के n पदों का योग पढ़ेंगे, एपी के n पदों का योग पढ़ेंगे। और आपका अगर तब भी कल भी अगर दिक्कत होता है तो कल उसको सबसे पहले बताएंगे, फिर उसके बाद हम लोग दिक्कत है। ठीक है सर, हाँ ठीक। तो फिर मिलते हैं कल, लेकिन लगा दीजिए जान। ठीक है, कहता है कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है, कोशिश करने अभी संतुष्टि मिलेगी। ठीक है, अगर बिना कोशिश किए हुए हारिएगा तो बहुत दिक्कत है। ठीक है, हारना तो है ही नहीं, हारता कोई नहीं है, सीखता है। अगर कोई लड़ाई लड़ता है तो या तो सीखता है या जीतता है, हारता नहीं। ठीक है, क्योंकि वह सीखा हुआ रहता तो हारता ही नहीं। समझ में आ रहा है ना, सीखा हुआ होता तो हारता ही नहीं। तो लड़ाई लड़ना है हम लोगों को। ठीक है, या कोशिश करनी है, 2-2.5 महीने जो बचे हुए हैं इसमें लगा दीजिए जान। और ठीक है, तो जय हिंद, जय भारत, सभी लोगों को शुभ रात्रि। फिर मिलते हैं अगले क्लास में इसी जोशों के साथ। आप लोग कम से कम जो भी वीडियो होता है उस पर शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में कमेंट जरूर कीजिए, लाइक जरूर कीजिए। ठीक है, ताकि यूट्यूब चैनल जल्दी से जल्दी और आगे बढ़े। ठीक है, तो फिर मिलते हैं कल। जय हिंद। जय हिंद।